मास्टर क्लास पार्ट 2 12th का। ठीक है, तो एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी पता था। नोटेड इन्वायरमेंटल लिस्ट सुंदर लाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट ना, सुंदर लाल बहुगुणा तो पता था यार चिपको। वाटर कंट्रोल ध्यान से पढ़ लेना, पूरा पूरा पढ़ लेना। प्रपोज्ड बाई पूछा है तो प्रपोज्ड कब हुआ था 74। वाटर और क्या बोलते हैं चिपको वाला सेम है। ठीक है, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ? इन वाटर ठीक है, इन वाटर में तो फाइटो ही होगा। सपोज इन एन एरिया एनर्जी प्रेजेंट इन टोटल टीआईआर क्या बोल रही हूँ, टोटल इंटरनल सनलाइट इंसिडेंट सनलाइट फॉलिंग ऑन अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज इतना एंड अबाउट इतना इज converted by them into biomass. What percentage par have the primary producers been able to convert? 2%। मतलब कि सपोज इन एन एरिया द एनर्जी प्रेजेंट इन टोटल इंसिडेंट सनलाइट फॉलिंग ऑन अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इतना, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर उसको कन्वर्ट कर देता है, इतना को कन्वर्ट कर पाता है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। तो अपनी एनसीईआरटी खोलिए, पहले 14.4 देखिए 245 पेज पर। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है PAR, वो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का करीब 50% होता है। सो मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको मिल गई होगी। दूसरा, फिगर 14.4 देखिए जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया है, और उसमें आप देखिए कि नीचे उन्होंने लिखा है कि ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। तो ये जो 1% है, कहीं आपने इसी 1% को आंसर ना लगा दिया हो, क्योंकि इसमें 50% वुड बी दी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड देन इट बिकम्स 2%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। फिर से ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। तो अपनी एनसीईआरटी खोलिए, पहले टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का करीब 50% होता है। सो मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको मिल गई होगी। दूसरा, फिगर 14.4 देखिए जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया है, और उसमें आप देखिए कि नीचे उन्होंने लिखा है कि ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। तो ये जो 1% है, कहीं आपने इसी 1% को आंसर ना लगा दिया हो, क्योंकि इसमें 50% वुड बी दी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड देन इट बिकम्स 2%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। मेरे को अच्छे से नहीं आया समझ, देख लूँगी मैं। Each topic level has a certain mass of living material at a particular time. मास स्टैट बोलते हैं कि क्रॉप बोलते हैं? आई थिंक क्रॉप बोलते हैं। स्टेट वाला न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में होता है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को रिपीट करना। अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग मास exodus of its population due to an ongoing civil war. The growth rate of its population in present scenario will primarily be decided by immigration. मतलब कि समझ आ रहा है क्या भाई? क्या कोई आएगा तभी तो, नेटिलिटी मोर्टेलिटी में तो टाइम लगता है ना। इमिग्रेशन का मतलब चले जाना होता है, पॉपुलेशन को इंक्रीज कराना है तो इमाइग्रेशन। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, डिसाइडेड बोल रहा है तो डिसाइड तब होगा कि इसमें से कोई चला जाए, है ना, तो इसलिए इमिग्रेशन होगा।
ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, इमाइग्रेशन। देखिए आपकी एनसीईआरटी बड़ा क्लियर शब्द कह रही है कि नैटेलिटी और मॉर्टेलिटी प्राइमरी डिटरमिनेंट होने चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इमाइग्रेशन का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रही है कि मान लीजिए किसी नए लैंड का कॉलोनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको इमाइग्रेशन का एग्जांपल दे दिया। मान लीजिए मास एक्सोडस हो रहा है लोगों का, कोई गृह युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से लोग देश को छोड़ के भाग रहे हैं। उस टाइम पर ये जो पॉपुलेशन साइज है इसके ऊपर इमाइग्रेशन का बहुत सिग्निफिकेंट या प्राइमरी असर आएगा। Abingdon tortoise got extinct from the Galapagos Island because of the better browsing efficiency of introduced goat का browsing efficiency, खाने की जो एबिलिटी वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो टॉर्टोइज है वो एक्सटिंक्ट हो गया। ये क्वेश्चन गलत हुआ तो इसको अच्छे से देखेंगे। एन अपेक्स प्रीडेटर फीडिंग ऑन 5 डिफरेंट स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन द एरिया विल बी कॉम्पिटिटिव रिलीज है क्या? प्रीडेटर फीडिंग ऑन 5 डिफरेंट स्पीसीज, अच्छा 5 डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, उसको अलग कर दिए तो एक्सपेक्टेड क्या है कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगा, ये एक्सपेक्टेड है। मैं आपको लगाई थी ऑल 5 स्पीसीज डाई। अच्छा मेरे को लगा कि हाँ यार, मेरे को अभी भी लग रहा था कि अगर प्रीडेटर को ही हटा देंगे तो जो डिफरेंट स्पीसीज है उसमें क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा और वो डाई कर जाएंगे। मेरे को तो यही लगा सच में, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का मतलब डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द बेस्ट आंसर हियर, अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपकी एनसीईआरटी में ये एक एपेक्स प्रेडेटर के बारे में, डिजास्टर स्टारफिश के बारे में एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। सो मान लीजिए एक एपेक्स प्रेडेटर है जो 5 छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है और उनकी पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रख रहा है। अब अगर आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एपेक्स प्रेडेटर को हटा दिया तो ये कीस्टोन भी कहते हैं इनको, इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, इनके नंबर पे या इनके बायोमास पे मत जाइए, इनका इफेक्ट इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इस तरह के एपेक्स प्रेडेटर जनरली कीस्टोन प्रेडेटर्स का भी काम करते हैं। और उससे होगा ये कि इनके ऊपर से चेक हट गया और उसके बाद में चांसेस ये हैं कि इनके जो आपस में कंपटीशन की वजह से हो सकता है इनमें से कोई सुपीरियर हो जो बाकी इंफीरियर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे और उस वजह से ओवरऑल डाइवर्सिटी यहाँ पर क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके मतलब कोई इसमें से जो 5 हैं उसमें से कोई एक सुपीरियर होगा तो फिर और को खा देगा तो डिक्रीज हो जाएगा। ओके। An endoparasite in human alimentary canal is expected to possess वेल डेवलप्ड काहे लोकोमोशन होगा भाई उसके पास, अ मीन्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट डाइजेस्टिव जूस, हाँ ये हो सकता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाँ ये तो होता ही है। तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट वेल डेवलप्ड लोकोमोशन नहीं होगा। नेम GEAC अप्रूवल की जगह अप्रेजल, क्यों? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा परेशान मत होइए इस क्वेश्चन को, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसको गठित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। इसका नाम चेंज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी कर दिया गया 2010 में। सो जस्ट ये याद रखिए कि अप्रूवल से अब ये शब्द क्या हो गया है, अप्राइजल हो गया। ट्राई टू टेक इट एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कीप इट इन योर माइंड। ओके मतलब कि 1986 बोले ना सर, और 2010 में इसको चेंज कर दिया गया, ऐसा बोले सर? पता नहीं ये डेट मतलब दिया है कि नहीं एनसीईआरटी में। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, अरे ये दिया हुआ है। बायोसिंथेसिस क्या होगा भाई? प्यूरिफिकेशन होगा, टेस्टिंग होगा, सेपरेशन होगा। RT-PCR टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस COVID-19, हायर साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू इंडिकेट क्या करता है वो? अ लोअर वायरल लोड इन अ सैंपल। मतलब कि RT-PCR जो टेस्ट होता है COVID-19 के लिए उसमें हायर साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू इंडिकेट, अच्छा ठीक है देख लेते हैं इसको।
ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस। तो आरटीपीसीआर आप जानते हैं कोविड-19 के डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए पीसीआर में आप जानते हैं कि आप न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप वायरस जो है कोरोना वायरस उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर रहे हैं ताकि उसको डिटेक्ट कर सकें गिवन सैंपल में। तो अगर आपने बहुत कम साइकिल्स में उसको डिटेक्ट कर लिया तो इसका मतलब वायरस का लोड काफी था, तभी आप उसे बिना एम्पलीफाई किए जल्दी ही आपने उसको डिटेक्ट कर लिया। जितनी ज्यादा साइकिल्स के बाद में उतना ही ज्यादा एम्पलीफिकेशन के बाद में अगर आप उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उस गिवन सैंपल में वायरस का लोड एक्चुअली कम था। Long-term steroid abuse in human male not cause a decrease in। अगर स्टेरॉयड ज़्यादा लेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म ले लिए तो उसका साइज़ डिक्रीज़ नहीं होगा। ये है इसका आंसर 4th। डिक्रीज इन किडनी एंड लीवर फंक्शन, स्पर्म नॉट कॉज लिखा है, ठीक है, नॉट कॉज भी लिखा, फिर डिक्रीज लिखा है, नॉट कॉज, पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बहुत अजीब सा है, पर क्या मुझे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे स्टीरॉइड्स के जो एब्यूज के इफेक्ट्स हैं उनको जनरली ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए उस पैराग्राफ को। तो ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेस इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोस्टेट, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, एंड इट एडवर्सली अफेक्ट्स द मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स, पैडी, पैडी, पैडी से याद रखना, साइनोबैक्टीरिया, पैडी। ऑप्शन 1 साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है नीट में। हमने भी मास्टर क्लास में इसको बहुत बार डिस्कस किया है। तो ध्यान रखिए साइनोबैक्टीरिया। और खास तौर पे याद रखिए एक मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी एजोला, जो कि एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, और एनाबिना एजोले, इनके बीच में इस रिलेशनशिप को भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है पैडी फील्ड्स में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मतलब कि एजोला एनिबिनी भी होता है। एनिबिना क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है ना। तो पैडी फील्ड में एजोला, एनाबिना या फिर साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन पूछे, पैडी फील्ड में पूछे, एजोला के साथ पूछे तो एनाबिना आएगा, है ना, आंसर में। और साइनोबैक्टीरिया भी दे सकते हैं एनाबिना की जगह, क्योंकि एनाबिना भी तो साइनोबैक्टीरिया है। Buccal virus can play an important role in overall integrated pest management in an ecological sensitive area because, देखो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अपनी एनसीईआरटी में याद कीजिए बैक्यूलोवायरस ये स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स है। स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये कुछ ही एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के खिलाफ काम करेंगे और बाकियों को ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ऑर्गेनिक फार्मर की ये बिलीफ है कि वो एक तो पेस्ट को जीरो नहीं करना चाहता, दूसरा जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उस एरिया में उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और वो प्रिजर्व करना चाहता है यूजफुल इंसेक्ट को। तो अगर आप केवल उस इंसेक्ट को मारना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन को कम करना चाह रहे हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, और साथ में आप चाहते हैं कि यूजफुल इंसेक्ट्स को जो कि पॉलिनेटर्स भी हो सकते हैं उनको आप बचाना चाहते हैं, तो आप स्पीसीज स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम वाले क्या यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड। और इसीलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में खास तौर पे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है इनमें इनकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है। देयर यूज कैन बी हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, मैं लगाई थी 3rd, जबकि एनसीईआरटी में उसका रीज़न भी दिया हुआ है और साथ में मतलब आगे पीछे वाला ऑप्शन भी दिया है। कमर्शियल सिट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सिट्रिक एस्परजिलस नाइगर। हाँ, सिट्रिक का तो ये याद ही रखना यार, क्योंकि इसको सिट्रिक में मतलब एस्परजिलस नाइगर नाम वाम से कुछ कनेक्शन नहीं है कि उसको याद रख सकें, है ना, मतलब सेम नाम नहीं लग रहा है, इसलिए इसको याद रखना, सिट्रिक एस्परजिलस, भूलना मत, बार बार रिवाइज करना, सिट्रिक एस्परजिलस। अब ये थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट ढूंढना है, इसका मतलब किसी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है और किसी थेरेप्यूटिक कोई ट्रीटमेंट के पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसका इफेक्ट है किसी रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करना। सो बड़े ध्यान से समझिए, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है। सो और मोनास्कस बर्ब्यूरेस से जो स्टैटिन रिलीज होते हैं वो बेसिकली जो एक एंजाइम है इन्वॉल्व होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, उसकी प्रोडक्शन को कम करके इस रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आंसर समझ में आएगा। स्ट्रेप्टोकोकस बायोजीन्स इसका आंसर इसलिए नहीं होगा कि वो जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है वो थ्रोम्बोलिटिक है, तो इसका मतलब जो थ्रोम्बस बन जाता है उसको डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम एक रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं।
ओके, मैं देखो सेकंड में कंफ्यूज हुई थी और सेकंड में सर बता रहा सेकंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होगा, फैट वेट इकट्ठा होगा, यही बोले ना, इस कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल है ना। तो मोनास्कस परप्यूरस कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, सही बात है, स्टैटिन होता है ना मोनास्कस में तो यार। हाँ, और उसमें कुछ और होता है। ईकोसैन इज़ अ प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, efficient and cost effective solution to the disposal of human waste। हाँ, इकोसैन वाला तो ह्यूमन वेस्ट ही है। सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, इसका आंसर है सेकेंड। इसका मतलब है हायर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है यार, इसको तो बस मतलब देख लो क्या क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएगा मेरे को लगता है। इल नीनो कैरेक्टराइज बाई वार्मिंग ऑफ द सरफेस। देखो पहला तो क्वेश्चन यही याद रखो कि इल नीनो है ना, वार्मिंग सरफेस टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशियन, वार्मिंग करता है, ठीक है, कोल्ड नहीं करता। इल नीनो है, एक ला नीनो है, एनसीईआरटी में इल नीनो दिया है तो वार्मिंग करता है। इज एसोसिएटेड विथ द लोअर देन नॉर्मल मानसून इन इंडिया। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो एक शब्द समझिए, ENSO, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इरेगुलर साइकिल है चेंज की विंड और सी सरफेस टेम्परेचर की ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। तो इसके काफ़ी फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं और ये इंडिया में मानसून को भी असर करता है। सो इसमें जो वार्मिंग पीरियड है उसको अल नीनो कहा जाता है, जो कूलिंग पीरियड है उसको ला नीना कहा जाता है। और ये साइंटिफिक एविडेंस है कि ये मॉड्यूलेट करता है इंडियन मानसून को। लेस देन नॉर्मल रेन्स होती हैं ड्यूरिंग अल नीनो फेज मतलब वार्मिंग में, और मोर देन नॉर्मल रेन हो सकती है ला नीना फेजेस में। मतलब इन्वायरमेंट जो है अगर वार्म है तो उसको लोअर करेगा इन नीनो इफेक्ट से, यही बोलना चाहता है ना। इंडिया में मानसून को लोअर करेगा यही, और लानीनो वार्म कोल्ड इन्वायरमेंट जब रहेगा तो इंडिया में वार्म करेगा। वाह, ये तो अच्छा है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? एल नीनो वार्मिंग के टाइम पे रहता है तो एसोसिएटेड विथ लोअर देन नॉर्मल मानसून। वाह, ये अच्छा चीज़ है। देख यार, इसमें बोले 95% यूवी भी नहीं हो सकता, सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 54% लोग लगाए हैं। अगर यूवी भी पूरा 95% आता तो हम लोग तो बहुत सारे बीमार हो जाते ना, नहीं होते ना। तो लेकिन UVA सबसे ज़्यादा और इक्वल तो होता ही नहीं, जिसको मैं भी लगाई हूँ 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहला, UVA 95% सरफेस पे पहुँचता है। अब इसमें क्या मैच करना है? आंसर है थर्ड का मतलब PRQ, डोडो मारिटुअस। अरे यार, ए का बी, बर्ड, डोडो। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि मेरा कभी याद नहीं होता ये। डोडो इज़ अ बर्ड, मेरे को नहीं पता था। थैलेसिन इज़ अ मार्सुपियल, क्वेगा इज़ अ जेब्रा, स्टीलर सी काउ इज़ अ एक्वेटिक मैमल्स। ओके, मेरे को नहीं पता था सच में। डोडो इज़ अ बर्ड, थैलेसिन इज़ अ मार्सुपियल, क्वेगा इज़ अ जेब्रा एंड स्टीलर सी काउ इज़ अ एक्वेटिक मैमल्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा सिंपल है, डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड, जिस जगह से एक्सटिंक्शन है इसका वो मॉरिशस है। थाइलासीन एक कार्निवोर मार्सुपियल था, सो दैट मींस ऑस्ट्रेलिया से। क्वागा इज अ ज़ीब्रा फ्रॉम अफ्रीका, स्टेलर सी काउ इज एन एक्वेटिक मैमल फ्रॉम द वाटर्स नियर रशिया। अच्छा, फिर से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
तो बड़ा सिंपल है, डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। जिस जगह से एक्सटिंक्शन है इसका वो मॉरिशस है। थाइलासीन एक कार्निवोर मार्सुपियल था, सो दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया से। क्वागा इज अ ज़ीब्रा फ्रॉम अफ्रीका। स्टेलर सी काउ इज एन एक्वेटिक मैमल फ्रॉम द वाटर्स नियर रशिया। ठीक है, मेरे को इसको बार बार रिवाइज करना है क्योंकि मैं बोलती हूँ। व्हाट इज मैक्सिमम स्पीसीज नंबर इज फाउंड इन फिशेस। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिगर 15.1 देखिए पेज 260 अपनी एनसीईआरटी में। इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और फिशेस के बारे में 3 पाई चार्ट बने हुए हैं, याद कीजिए इसको। FMBR ये वाला है ना। पर लेकिन मतलब डायग्राम में तो मैं याद कर ली हूँ कि कहाँ से कहाँ तक नेमिंग करने में याद की हूँ ना, लेकिन मतलब ऑर्डर थोड़ी याद की हूँ यार। लेकिन फिशेस मेरे को कैसे याद था, पहले देखना पड़ेगा शायद। लॉगरिथम पे स्ट्रेट लाइन होता है स्पीसीज एरिया। हायर एक्सप्लेनिंग हायर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको मैंने डिसाइड करके आपको तीनों पॉइंट को अलग अलग समझाने की कोशिश की है। सो स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और क्योंकि ट्रॉपिक्स में ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये इनमें फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस वगैरह नहीं हुए, अनडिस्टर्ब रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, इसीलिए स्पेसिएशन के लिए टाइम मिल गया। सो ये तो इसकी स्पेसिएशन के साथ तो ये वाला रीजन आएगा। निश स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि सीजनल नहीं है एनवायरमेंट, कांस्टेंट सा एनवायरमेंट है। सारी स्पीसीज ने आपस में निश स्पेशलाइजेशन की वजह से एक दूसरे के साथ में रहना सीख लिया। सो यहाँ पर उल्टा कर दिया है। लेकिन हायर प्रोडक्टिविटी में यस, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, दिस में बी लीडिंग टू हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी। याद रखिएगा आपकी एनसीईआरटी के लिए, इनडायरेक्टली कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज डाइवर्सिटी। दिस इज द वन ओनली 3 व्हिच इज द करेक्टली मैच्ड वन। ओके मतलब मोर स्पेसिएशन के लिए लैटिट्यूड अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, और मतलब अनडिस्टर्ब होना चाहिए मिलियंस ऑफ ईयर तक। और नीचे स्पेशलाइजेशन के लिए लेस सीजनल एंड कांस्टेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए। ओके मतलब ठीक है। XC2 मोस्ट एप्लीकेबल टू द एनिमल प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग IUCN कैटेगरी। ये कैसा क्वेश्चन था। अगेन अ लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी, देखिए आपकी एनसीईआरटी 15.2.2 व्हाई हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा हाई है। ये भी हो सकता है कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो, केवल कैप्टिविटी में आप रीड कर पा रहे हो। इस तरह के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें अर्जेंसी होगी। इनको आप इन सीटू के बजाय एक्स-सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से कंजर्व करना चाहेंगे। अच्छा XC2 इन-सीटू में क्योंकि टाइम लग सकता है शायद, और XC2 में क्या है कि सैंपल कलेक्ट कर लिए स्पर्म और मतलब उसको फ्रीज करके रख दिए, तो या फिर प्लांट है तो नहीं, किसके बारे में, एनिमल के बारे में। हाँ तो यही कर सकते हैं शायद। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। अब क्या बताना है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन आप समझ गए, एक बड़े टुकड़े को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बीच में कोई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इंटरप्शन हो गया और एक बड़ा लैंड एक छोटे छोटे अलग अलग लैंड्स में डिवाइड हो गया। अब आप जानते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो जो डिटर्मिनेंट है बेसिकली कि कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या उनकी पॉपुलेशन होगी, शायद उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट एक्चुअली उस जगह का एरिया है। तो आपने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो जाएगी, स्पीसीज हर एक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और ये जो छोटी आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, फिर आप समझ सकते हैं इन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे फैक्टर्स बड़ी आसानी से क्रिएट करके, इनके जीन पूल में इंबैलेंस क्रिएट करके, इनकी वेरिएबिलिटी को कम करके थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को बढ़ा सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ स्पीसीज। ठीक है, हाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो इतना ज़्यादा। माइनर फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेट रिसोर्सेज और अदर फैक्टर कैन बी कैटास्ट्रोफिक इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैरेक्टराइज्ड बाय
हॉटस्पॉट, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड हाई थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। दोनों हाई होना चाहिए, एंडेमिक स्पीसीज भी हाई होना चाहिए और थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी हाई होना चाहिए। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैराइन फिशेस। ओके, कॉमन कार्प, क्यों? क्योंकि ये मैराइन नहीं है। रोहू, कतला, क्लेरिया, ये सब फ्रेश वाटर है शायद, है ना? 1 मिनट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, कॉमन कार्प। अपनी एनसीईआरटी देखिए, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉमन कार्प इज एक्चुअली फ्रेश वाटर फिश, बाकी तीनों मरीन फिश है विच आर ईटन इन इंडिया। कल्याण, सोना एंड सोनालिका आर, देखो इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप्ड नहीं किया गया था, ठीक है, गलती मत करना, इंट्रोड्यूस किया गया था। वीट का वैरायटी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, ठीक है, वॉज ट्रांसफर इन भिंडी फ्रॉम अ वाइल्ड वैरायटी, ठीक है, एंड इंड्यूस्ड इन मूंग बीन बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और येलो मोज़ाइक वायरस के लिए 2 जगह आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एक मूंग बीन में और एक भिंडी के अंदर, दोनों में अलग अलग तरीके से इस वायरस के लिए रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सिंपल फैक्ट याद रखिए, और याद रखिएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग और वाइल्ड वैरायटीज, अगर आप किसी डिजीज रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में। ओके, मतलब 2 जगह मेंशन है येलो मोज़ेक वायरस, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, वाइल्ड वैरायटी से भिंडी में ट्रांसफ़र किया गया, एंड म्यूटेशनल ब्रीडिंग से मूंग बीन में, ठीक है। मैं भूल जाती हूँ इसको बार बार। मूंग से म्यूटेशन याद हो सकता है यार, ठीक है, भूल जाती हूँ मैं। इफ़ यू वांट टू रीजेनरेट वायरस फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन, ओके, तो मेरी स्टेम लेंगे, 10-20 बार क्वेश्चन कर चुकी हूँ। द फर्स्ट स्टेप टू अचीव सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, कन्वर्टिंग प्लांट सेल इनटू प्रोटोप्लास्ट बाय सेलुलेज, ओके, मतलब कि सेल वॉल को डीजनरेट कर रहा है पहले सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ओके। इसमें तो कोई भी सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा, मैं भी हो जाती, एक बार देखते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, एक टेक्निक है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो पोटेंशियल डिस्टेंट स्पीसीज का जनरा का, चाहे वो रिलेटेड है चाहे नहीं है, इनको टैप करने की कोशिश करें और कुछ नॉवल कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले जरूरी है, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करना पड़ता है। अब प्रोटोप्लास्ट का मतलब ये है कि आपने सेल वॉल हटा दी है, तो सबसे पहले जिन 2 सेल्स को आप फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आपको प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज की मदद से पहले आपको एक प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको आप पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जैसी चीज की मदद से फ्यूज करके सोमैटिक हाइब्रिड्स बना सकते हैं। ओके, मतलब पहले तो सेलुलोज से करेंगे, फिर उसके बाद पॉलीथिलीन ग्लाइकोल से प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में हेल्प करता है। तो सेकंड स्टेप है ना भाई, सेकंड वाला पहला स्टेप थोड़ी है, फर्स्ट स्टेप पूछा है, ठीक है। कॉर्न बोरर कंट्रोल बाय द प्रोटीन इनक्लोज्ड बाय बैसिलस thuringiensis जीन, कॉर्न बोरर, और क्या था, क्राई1AC, अरे यार फिर से 3 दिया हुआ है, 3 क्राई1AC, क्राई1AB, यही दिया है क्या, कॉर्न बोरर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है, डायरेक्टली बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से है। मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप पेज नंबर 209 पर जो 3 जीन्स दी हुई हैं उनके बारे में अभी अच्छे से तैयार कीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, मेरे को याद सच में नहीं है, मतलब भूल जाती हूँ बार बार यार। कॉर्न बोरर का 1AB है, ठीक है। तो एक कॉर्न बोरर के साथ और क्या था यार, जो भी था ना उसमें जो जीन है वो क्राई 1AC और क्राई 2AB। हाँ, जो दूसरा और तीसरा है ना, मतलब इसमें दूसरा दूसरा लिख दिया है गलती से, तो वो वाला जो हैगा वो दूसरे के लिए आएगा। ठीक है। निमेटोड स्पेसिफिक जीन वे ट्रांसफर टू टोबैको प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि उसमें दिया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करके डीएनए को पहुंचाया गया टोबैको प्लांट के अंदर, और इंसर्शन ऑफ डीएनए इस तरह से किया गया कि वो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए ट्रांसक्राइब करे, और क्योंकि ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो जुड़कर के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, जिसकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांसजेनिक टोबैको के सेल्स, जो कि उसको इम्यून बना देगा मिनोइडाबाइन इनकॉग्निटा जो कि निमेटोड है उसके इल इफेक्ट से। सो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। क्या हो गया, कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे भाई? हाँ सच में 55। निमेटोड वाला हो गया। अ गुड कैंडिडेट फॉर अ पॉसिबल जीन थेरेपी ट्रीटमेंट विल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल वाला है। सिकल सेल जीन म्यूटेशन वाला है, मतलब पर्टिकुलर कोई। ओके, ये सब जीन थेरेपी वाला है ना, सीड एडीए, इसलिए शायद मेरे को लग रहा है कि एक्सक्लूड मतलब कौन, इसमें डाउन सिंड्रोम वाला अलग है, हम देख लेते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह के डिसऑर्डर्स को सोचिए जो जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव की तरह से इनहेरिट होते हैं, तो वो डिसऑर्डर्स तब होंगे जब दोनों म्यूटेंट एलील प्रेजेंट होंगी, तभी होगा। तो इस तरह में जीन थेरेपी काफी सक्सेसफुल होने की संभावना इसलिए है कि आपने केवल एक नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन पहुंचानी है। सो एक ही कॉपी अगर आपने नॉर्मल कॉपी जीन की पहुंचा दी तो दैट विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। सो इस तरह के डिसऑर्डर्स को आप जीन थेरेपी के लिए एमेनेबल ज्यादा आसानी से समझते हैं। तो एससीआईडी में एडीए डेफिशिएंसी इज बिकॉज ऑफ अ जीन म्यूटेशन पहुंचानी है। सो एक ही कॉपी अगर आपने नॉर्मल कॉपी जीन की पहुंचा दी तो दैट विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। सो इस तरह के डिसऑर्डर्स को आप जीन थेरेपी के लिए एमेनेबल ज्यादा आसानी से समझते हैं। तो एससीआईडी में एडीए डेफिशिएंसी इज बिकॉज ऑफ अ जीन म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के तौर पे, इसी तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसी तरह से इनहेरिट होता है। डाउन सिंड्रोम में देयर इज एन्यूफ्लॉइडी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को खत्म कैसे करें, दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं साइटोजेनेटिक्स में कि किसी तरह से इसके लिए भी कुछ किया जाए, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को कैसे हटाया जाए। सो द आंसर इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, गोल्डन राइस वॉज क्रिएटेड बाई ट्रांसफॉर्मिंग राइस विद 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन, वन फ्रॉम यूकैरियोटिक एंड अनदर। अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके चैप्टर नंबर 12 में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। वहां से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में पहली चॉइस और दूसरी चॉइस आप बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रांसजेनिक होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर इट वाज क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग राइस विद 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन। ये बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है विटामिन ए का। एक तो डेफोडिल प्लांट से लिया गया, नार्सिसस प्लांट है इसका नाम, और एक लिया गया सॉइल बैक्टीरियम से जिसका नाम है एरवीनिया। सो एक प्रोकैरियोट से और एक यूकैरियोट से। वाह, ये तो मेरे को सच में नहीं पता था। सेकेंडरी productivity is an ecosystem can be defined as
एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर। सेकेंडरी बोल रहे ना भाई, तो कंज्यूमर आएगा। प्रोड्यूसर तो प्राइमरी में आता। ठीक है, पता था ये। इफ़ वी पुट अ प्राइस टैग 50%, तो ये सॉइल के लिए होता है। अब अदर के लिए सर बताए हैं कि नहीं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, 255 पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी का। नेम ऑफ द पर्सन वाज रॉबर्ट कॉस्टांजा एंड हिज टीम। उन्होंने ये टैग लगाने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एक साल का ये प्राइस टैग लगाया जा सकता है, और इसमें जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सॉइल फॉर्मेशन की है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा है कि सॉइल फॉर्मेशन बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, सबसे ज़्यादा प्राइस टैग सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन। देखिए पहली वाली स्टेटमेंट समझते हैं। जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं ये ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स बने हैं, सो इट हैज टेकन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू क्रिएट दीस फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व। लेकिन ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं, बहुत तेजी से इनको बर्न किया जा रहा है। सो इसका मतलब ये जो कार्बन साइकिल है इसमें इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है इस एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि कार्बन बहुत तेजी से रिलीज हो रहा है। उतनी तेजी से पेट्रोलियम फ्यूल बने नहीं थे जितनी तेजी से इनका इस्तेमाल होकर के कार्बन रिलीज हो रहा है। ओके, ओके, इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि ओके, सही बात है। इंक्रीज CO2 की वजह से इम्बैलेंस क्यों हो रहा है भाई कार्बन साइकिल? क्योंकि वहाँ पे CO2 को बहुत ज़्यादा हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो CO2 एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा जा रहा है। सही है। ऑन द लैंड ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी प्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाई vascular plant on land। ये क्या बात है, ये क्या बात है? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है जल्दबाजी में आपने पहला आंसर नहीं लगाया होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्राइमरी प्रोडक्शन ऑन लैंड की बात हो रही है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे आप फाइटोप्लैंक्टन जैसे एल्गी वगैरह के ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पर लैंड की बात हो रही है। ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी प्रोडक्शन ऑन लैंड इज बाय वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट में लेकिन वही टेरिडो जिम्नो एनजीओ, मतलब मेन एनजीओ जिम्नो ही आएगा शायद, इसलिए मतलब अदर ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो आपने प्लांट न्यूट्रिशन में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में पढ़ा होगा। ये इट्स अ मेजर, इस चीज़ का मेजर है कि कितने कैटायंस सॉइल पार्टिकल सरफेस पे रिटेन हो सकते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल का, वो बाइंड करता है पॉजिटिवली चार्ज एटम या मॉलिक्यूल से, कैटायन से, पर अलाउ करता है इनको एक्सचेंज होने में दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से सराउंडिंग सॉइल वाटर में। ये वो एक तरीका है जिससे जो सॉलिड मटेरियल है सॉइल में वो ऑल्टर करता है केमिस्ट्री ऑफ दी सॉइल को। तो आपको एक तो ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी समझ में आया, और आपने इसको प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है। अब ह्यूमस एक कोलॉइडल सब्सटेंस है और इंक्रीज करता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसीलिए उसकी जो एबिलिटी है स्टोर करने की न्यूट्रिएंट्स को चिलेशन से, वो बढ़ जाती है। जब ये न्यूट्रिएंट कैटायंस अवेलेबल होते हैं प्लांट के, तो दे आर हेल्ड इन सॉइल और ये प्रिवेंट हो जाते हैं, ये लीच नहीं होने देते हैं। सो इनकी लीचिंग नहीं होती है रेन या इरिगेशन से। ह्यूमस हैज द एबिलिटी टू स्टोर न्यूट्रिएंट। ठीक है, ठीक है। ह्यूमस इज अ कोलॉइडल सब्सटेंस। ठीक है। इंक्रीज द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मुझे नहीं पता था ये। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, अब कौन से नंबर पे क्वेश्चन पे थी? Microorganisms used as source of single cell protein have many advantages over the traditional method for producing protein and food, which include all the following except source single protein cell protein have many advantages over traditional method.
Producing protein for food which include all of the following except ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल आई हो, तो इसको समझिए। जो सिंगल सेल प्रोटीन है, माइक्रोबियल प्रोटीन्स को भी कहते हैं, एडिबल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ये कह रहे हैं, तो इनसे बायोमास या प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कल्चर से, एल्गी, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया से, और उनको एक सब्सटीट्यूट की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ प्रोटीन रिच फूड, और इसको ह्यूमन कंजम्पशन और एनिमल फीड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या चीज़ है। यस, इट इज ट्रू कि इनकी बहुत हायर ग्रोथ रेट होती है, मच हायर, और बहुत जल्दी से ये बहुत ज़्यादा बायोमास क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, 30 to 70% जैसा हमने इसमें लिखा है। इसीलिए और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके जो प्रोटीन्स हैं, उसके जो अमीनो एसिड्स जो कंटेंट है वो काफ़ी कंप्लीट है। मतलब ज़्यादातर जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप ले रहे हैं। सो एग के काफ़ी कंपेरेबल इनके प्रोटीन है, तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये भी ठीक है कि कुछ फर्मेंटेशन के दौरान ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे, खासतौर पे यहाँ पर विटामिन B12 की हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनमें न्यूक्लिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, और खासतौर पे जिस न्यूक्लिक एसिड कंटेंट की हम बात कर रहे हैं वो है RNA। और अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसका कंटेंट बॉडी में बढ़ सकता है, और उससे गाउटी आर्थराइटिस या किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है प्यूरिन कंपाउंड्स के इंजेक्शन की वजह से। पहला दूसरा तीसरा सही है। चौथा ला such as bacteria needs to have to be high concentration of nucleic acid, notably RNA। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन। हम हैव अ मच हायर ग्रोथ रेट, 70%, 70%, नहीं पता। एटलस 6 वैरायटी ऑफ वीट है, इतना तो पता था मेरे को। मेज नहीं हो सकता, ये सब भी नहीं हो सकता। हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन होता है एटलस 6 में, ठीक है। वैरायटी ऑफ वीट और हाई प्रोटीन कंटेंट वाला ध्यान नहीं था मेरे का, अब याद रख लूँगी। A plant disease not caused by a fungal pathogen will be not caused by fungus। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बैक्टीरिया से होता है मेरे ख्याल से, बाकी सब तो फंगस से होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपने ठीक पढ़ा होगा। A plant disease not caused by a fungal pathogen will be, so the answer is option 2, black rot of crucifers। So black rot of crucifers is caused by a bacterial pathogen। The name of the bacteria is Xanthomonas campestris। बाकी जो डिजीजेस हैं वो फंगल पैथोलॉजी है। ब्राउन रस्ट ऑफ ईस्ट पक्सीनिया करती है। रस्ट कई तरह के होते हैं, आप हायर क्लास में पक्सीनिया की कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये पक्सीनिया करती है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉलेडोट्राइकम फेल्केटम करती है, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट था इसमें। इन एनिमल ब्रीडिंग एन आउट क्रॉस इज परफॉर्म्ड फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। Outcrossing performed by all of the following except creating प्योर लाइम के लिए हम आउटक्रॉस नहीं कर सकते, सही बात है। ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कर सकते हैं, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ बीफ कैटल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट ओके द सेप्टिव पोलियो वैक्सीन, दे कुड बी रिप्लेस्ड बाई मंकीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम एंड डज नॉट लाइक एनर्जी, ओके, ठीक है, ठीक है। An example of chemosynthetic based ecosystem where primary productivity is full by chemosynthetic based ecosystem where primary productivity is chemical compound as energy source, hydrothermal vents, नहीं पता यार।
ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो देखिए ट्रेडिशनली लाइफ जो है वो सन से चलती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक इंडेक्स क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ सनलाइट नहीं पहुंचती उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो सी के फ्लोर में जो फिशर्स होते हैं जहाँ जियोथर्मली हीटेड वाटर निकलता रहता है उस जगह को आप हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। और कीमोसिंथेटिक बेस्ड इकोसिस्टम्स हैं और कीमो ऑटोट्रॉफी जो है ड्राइव करती है इस इकोसिस्टम को। सो ये जो बैक्टीरिया है ये सल्फर कंपाउंड्स को यूज करते हैं खासतौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड को, ताकि ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस किया जा सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी में है ये। ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द फॉस्फोरस साइकिल बाय overuse or careless use of phosphorus fertilizer can most commonly lead to the accelerated eutrophication of water bodies, क्योंकि फॉस्फेट की वजह से ही होता है। ठीक है, ठीक है। 17% लोग फोर्थ लगाए हैं। नहीं भाई नहीं। Exploring molecular genetics and species level diversity for product of economic importance, unethically appropriated and without fair compensation to indigenous people is called as अच्छा एक्सप्लोरिंग बाहर प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं यार, पढ़ी हूँ मैं। हाँ, ताकि 36% लोग तो यही लगाए हैं। फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन। एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अनइथिकली को कौन पढ़ेगा? unethically appropriated and without fair piracy। अरे यार मैं ऐसा एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स ऐसे लिख दिए है ना। व्हाट इज कॉमन टू लेट नीलोटस एंड लैंटाना कैमरा एंड पार्थेनियम? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो लेट्स नीलोटिकस इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर नाइल पर्च। लैंटाना कमारा आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, इसका कॉमन नेम रेड सेज भी कहते हैं। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पूरा नाम मैंने दिया, आपकी एनसीईआरटी पार्थेनियम मेंशन कर रही है, ये कांग्रेस ग्रास को कहा जाता है। और आप देखिए कि ये सब की सब इन्वेजिव स्पीसीज हैं। अगर इनको कहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये इन्वेजिव हो गई हैं, और इन्वेजिव होने की वजह से इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट इन्होंने कॉज किया है। पहला आंसर इसलिए नहीं होगा कि लेट नीलोटिकस विल नॉट बी करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। यस, इंडिया में लैंटाना कमारा और पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस बिल्कुल ठीक है, पर लेट्स नीलोटिकस नहीं। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, थ्रेट इन्होंने कॉज किया है। पहला आंसर इसलिए नहीं होगा कि लेट नीलोटिकस विल नॉट बी करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। यस, इंडिया में लैंटाना कमारा और पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस बिल्कुल ठीक है, पर लेट्स नीलोटिकस नहीं। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके ओके, ठीक है सर, याद रखूँगी। प्रोवाइडेड इट इज़ कैरिड आउट provided it is carried out is an environmentally friendly manner, only solution for the treatment of e-waste is recycling। भाई only e-waste के ट्रीटमेंट के लिए only recycling। एनसीईआरटी में लिखा है e-waste के लिए only recycling। फीको ओरल नहीं हो सकता बोल रहे हैं, तो फाइलेरिया तो भाई वेक्टर तो उसका मक्खी होता है, तो वो कैसे होगा, ये सोचना था यहाँ पे। A person has contaminated wood wound after road traffic, तो उसको कभी टीटनस नहीं लगा, फिर उसको कभी टीटनस पहली बार लग रहा है, तो वो पैसिव होगा और आर्टिफिशियल होगा। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी कंटेन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ
हेपेटाइटिस बी वायरस। देखो जो फोर्थ वाला है ना वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन इसमें कुछ और पूछ रहे, इसमें पूछ रहे हैं कि यूज्ड टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी। तो वो हेपेटाइटिस बी क्या कंटेन करता है, जो वैक्सीन है तो वो कंटेन करता है एंटीजन को, है ना, और पॉलीपेप्टाइड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन को कंटेन करता है, ताकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन सके, ताकि वो लड़ सके। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट द फर्स्ट टी लिम्फोसाइड। नॉन स्पेसिफिक तो क्या स्पेसिफिक होता है? नॉन स्पेसिफिक देख यार, ये एक वर्ड में आता है टी वाला, है ना, बाकी सब तो हाँ सही बात है यार, ना क्यों सोचना। इन द ह्यूमन बॉडी द मलेरियल पैरासाइट फर्स्ट अफेक्ट हिपेटोसाइट लिवर सेल को, ना कि साइनोसोइड्स को नहीं, ठीक है, फिर आरबीसी को। द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक इन पर्सन कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंटीबायोटिक्स। व्हाई? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब कंसेप्ट पे आते हैं। एलर्जीज आर मीडिएटेड थ्रू आईजीई क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर हिस्टामिन है। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर होता है, तो एड्रेनलिन का क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्टर असर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। स्टेरॉइड्स भी बहुत पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। एंटी हिस्टामिन ऑब्वियसली विल बी यूज्ड क्योंकि जो प्राइम मीडिएटर है वो हिस्टामिन है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब कंसेप्ट पे आते हैं। एलर्जीज आर मीडिएटेड थ्रू आईजीई क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर हिस्टामिन है। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर होता है, तो एड्रेनलिन का क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्टर असर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। स्टेरॉइड्स भी बहुत पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। एंटी हिस्टामिन ऑब्वियसली विल बी यूज्ड क्यों। ठीक है। टू इंटरमीडिएट होस्ट यूज बाय ह्यूमन, ठीक है, नहीं दिया है स्नेल और फिश है इसका आंसर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज फाउंड टू एक्सपेंड ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटिटिव सुपीरियर को रिमूव कर दिया तो कॉम्पिटिटिव रिलीज। प्लांट द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो बोल रहा है भाई, थॉर्न आएगा इसका आंसर। एन क्यों है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एन जो साइज है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज होता जा रहा है। 1 और 3 आर और के दे आर सपोज टू बी कांस्टेंट्स। के माइनस एन बाई के इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो जो अवेलेबल जो बच गए रिसोर्सेज उनके बारे में ये बताता है। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा इसका के माइनस एन बाई के एक्चुअली क्या होगा, कम होगा। सो आर और के कांस्टेंट रहेगा, फोर्थ वाला कम होता चला जाएगा। इट इज ओनली द एन व्हिच इज द पॉपुलेशन साइज दैट इज इंक्रीजिंग। नहीं समझ आया मेरे को, थोड़ा सा फिर से बार बार इसको रिवाइज कर लूँगी। मीन एनुअल टेम्परेचर 20 से 25 है और प्रेसिपिटेशन 150 से 410 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएशन लिस्ट लाइकली बोल रहा है, तो शुगर कैन क्यों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, शुगर केन। सिंपल राशनिंग ये है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस अपनी एनसीईआरटी देखिए डाइकॉट्स को आसानी से इन्फेक्ट करता है, और डाइकॉट्स को आप बड़ी आसानी से जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। इस नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के मीडिएशन से इसमें टीआई प्लास्मिड होता है, उसका एक पार्ट है टीडीएनए जो ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए के नाम पे जाना जाता है। शुगर केन एक मोनोकॉट है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम मीडिएशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाह क्या सवाल था। एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है तो एग्रोबैक्टीरियम के लिए मतलब डाइकॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोनोकॉट के लिए आसानी से नहीं कर सकते। एंड द कॉम्पिटेंस फॉर बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत आसान है। कॉम्पिटेंस को आप इंड्यूस कर सकते हैं। डाइवरेट कटायन के सॉल्यूशन में आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया जाता है, प्री फीड शॉक दिया जाता है, और इससे पहले और इसके एकदम बाद थोड़ी देर के लिए बैक्टीरिया को आइस पे रखा जाता है। ये सारी चीजें ट्रांजिएंट पोस्ट भी बनाने में मदद करती हैं और हीलिंग में भी मदद करती हैं। सो ये चीज तो आपको पक्के तौर पे पता है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट के बारे में ये देखिए कि जो नेचुरल कॉम्पिटेंस है वो भी बैक्टीरिया में देखने को मिल सकती है। तो आपको इंड्यूस भी करना पड़ सकता है कॉम्पिटेंस, और नेचुरल कॉम्पिटेंस भी देखने को मिलती है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है। मतलब कैन बी सीन इसमें नॉट लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर मतलब आफ्टर अ फ्यू ईयर ऑफ बीइंग डायग्नोज्ड विद HIV पर्सन डेवलप ट्यूबरकुलोसिस डैश डैश सिग्निफिकेंट वेट लॉस। दिस इज मोस्ट लाइकली टू टी हेल्पर सेल, क्योंकि HIV में तो टी हेल्पर सेल डिक्रीज होता है ना काउंट। मेटास्टेसिस
लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके क्या कर रहे, मतलब दूसरे डिस्टेंस पे जाके वो फिर से वहाँ पे ट्यूमर कॉज करे, तो कैन स्टार्ट सेकेंडरी ट्यूमर एट डिस्टेंट साइट ऑफ द बॉडी। द abuse of which of the following least likely to cause hallucinogen benzodiazepine। हेलुसिनेशन एक परसेप्शन को कहते हैं जिसके लिए कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। सो मान लीजिए किसी जने को कुछ दिख रहा है पर सामने कुछ है नहीं, सुनाई दे रही है कान में आवाज, कोई टच की सेंसेशन आ रही है, टेस्ट या स्मेल आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। ऐसी चीजों को परसीव करना इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। एंड हेलुसिनेशंस कैन बी वेरी रियल एक्चुअली। लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत रियल है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया परसेप्शन है बिना स्टिमुलस के। अब जो ड्रग्स जिनमें सबसे कम संभावना है वो बेंजोडाइजापीन्स हैं। ये एंग्जाइटी ड्रग्स हैं। दे इंड्यूस अ सेंस ऑफ कामनेस एंड आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ सेडेटिव। बाकी जो है कोकेन, एट्रोपिन, गतूरा, ये सब सीएनएस पर जो इफेक्ट करती हैं, स्टिमुलेंट इफेक्ट कर सकती हैं, नॉर्मल इफेक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू मैच्योर फॉर्म में। हाइब्रिडाइजेशन प्रोब मॉलिक्यूलर डायग्राम कॉमनली टैग विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप to allow for its visualization। common such radioactive isotope phosphorus 32। यार प्रोब मतलब कि डीएनए के लिए यूज़ कर रहे हैं मान लो, है ना, क्योंकि डीएनए या आरएनए दोनों के लिए हो सकता है, तो उसमें तो फॉस्फोरस तो होता ही ना, न्यूक्लियोटाइड में तो फॉस्फोरस होता है भाई। डीएनए फ्रेगमेंट डायग्नोज बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस सेपरेट ऑन agar cells according to their size because agar provide a shivering effect। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्हें पास कराते हैं, और क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो मॉलिक्यूल्स जो इनकी फ्रेगमेंट्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट जनरेट हुई हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगी, और मूव कराने के लिए मैट्रिक्स यूज करते हैं एगारोस जेल का। जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स हैं फास्टर मूव करते हैं और माइग्रेट करते हैं ज्यादा दूर तक लॉन्गर वन से, क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा आसानी से ये जो एगारोस जेल है, जो पोर्स हैं उससे पास कर सकते हैं। इस फिनोमेना को सीविंग कहा जाता है। ओके, इसी फिनोमेना को सीविंग। cyclosporin A used people have received organ B lymphocyte। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो बी ही लिम्फोसाइट है शायद, क्योंकि बी ही तो एंटीबॉडी बनाता है, टी तो हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम ये होती है कि रेसिपिएंट की बॉडी ग्राफ्ट जो कि फॉरेन है उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। आप जानते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के पीछे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट करते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन का जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि ये सेलेक्टिव इम्यूनोसप्रेसेंट है और लोअर करती है एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स को, ताकि ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस को कम किया जा सके और ग्राफ्ट रिजेक्शन की संभावना को कम किया जा सके। अरे यार सेल मेडिएट, मैं कैसे उल्टा बोल दी, सेल मेडिएट पे तो टी होता है ना, बी थोड़ी होता है। हे भगवान, मैं बी बोल रही थी क्या, टी होता है भाई, टी सेल मेडिएटेड के लिए, क्योंकि टिश्यू सेल वाला है ना। आईज, ये तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यार, इतने बार आता है ये। आईज राउंड होल्स किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड दैट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन बाई बैक्टीरिया। फ्लेमिंग फर्स्ट ऑब्जर्व, लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं कि यूजफुल ट्रीटमेंट कौन डेवलप किया, तो फ्लोरियन चेन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या किया जाए, द रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिसॉल्व एंड कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है। डेविड टिलमैन ने क्या किया था, बोथ plot with more species or less year to year variation, increased biodiversity, contributed sacred groups मेघालय में है, जैंतिया हिल्स, खासी जैंतिया हिल्स मेघालय। ठीक है। मॉडर्न कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्सीडाइज कार्बन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये सेकेंड वाला में ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा। अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अलाउ करता है, कितना भी छोटा क्वांटिटी में हो फिर भी उसको अलाउ करता है। ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इसका थोड़ा सा ये पूरा हो गया।
पार्ट फ्रॉम DDT पूछ रहा है तो फॉस्फेट आएगा। क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव एबल टू रेप्लिकेट होस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल DNA, ठीक है। जो साउथ इंडिया में बोल रहा है, नॉर्थ इंडिया में बोल रहा है, तो दोनों का हाइब्रिड को यूज़ करने बोल रहे हैं। लैक्टिक एसिड के लिए चेक द डिजीज़, ये थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका आंसर है, ठीक है। फ्लैट बीम पूसा सेम टू एफिड्स, ये सही है। मस्टर्ड के लिए गलत दे दिए हैं, सबके लिए गलत है। रिवाइज करना उसको बार बार। इनब्रीडिंग न्यू जेनेटिक, ठीक है।